कब्जा करने की कोशिश नहीं। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। तो पूरी तरीके से मुझे लगता है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है। देश में जब दंगा होगा तो इसका दूसरा बयान आएगा कि हमें अपना मुल्क अलग दे दो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज सवाल पूछ रहे हैं कि वक्फ पर क्या देश के संविधान को भी नहीं मानेंगे। इस देश में राज्यसभा और लोकसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन अब कानून बन गया है। इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दिनों दिन बढ़ रहा है, लेकिन अब वक्फ के खिलाफ ऐसा विरोध सामने आया जहां संविधान को भी न मानने की धमकी दी जा रही है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वक्फ के खिलाफ बयान दे रही हैं, लेकिन वहां विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग संविधान को न मानने की बात कह रहे हैं। जी हां, वो खुलकर सड़कों पर उतरकर कह रहे हैं हम संविधान नहीं मानेंगे। जिस कानून को देश की संसद ने बनाया उसके खिलाफ अदालत जाने का विकल्प तो है, लेकिन देश में विरोध के नाम पर संविधान न मानने की धमकी देने की इजाजत क्या किसी को भी है? जो लोग संविधान न मानने की बात कर रहे हैं उन पर क्या खुली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले आज आपको वही विरोध प्रदर्शन सुनवाती हूं जिसमें खुलकर सड़कों पर उतरकर यह कहा जा रहा है कि हम संविधान को नहीं मानने वाले हैं। जरा सुनिए इसे। तो आपने सुना कि कैसे मानबोना संविधान मानबोना नहीं मानेंगे संविधान को। वक्फ कानून लागू हो गया है। आपने सुना है कि सड़कों पर लोग खुलकर कैसे संविधान को न मानने की धमकी भी दे रहे हैं। अब सवाल उन नेताओं से है जो संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर चलते हैं, जो हर बयान में संविधान का हवाला देते हैं। वो खुलकर ऐसे लोगों का विरोध करेंगे क्या? ममता बनर्जी से इन पर एक्शन लेने की मांग करेंगे क्या? क्योंकि अब देश में ही कुछ मौलाना खुलकर कहने लगे हैं कि देश के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और यह साजिश बांग्लादेश जैसी हिंसा की भी हो सकती है। यह साजिश आग लगाने वाली भी हो सकती है। आज आपको वो बयान भी सुनवाऊंगी कि कैसे इस खतरनाक साजिश को कुछ मौलाना ही एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि वक्फ को लेकर जो कब्जा गैंग है उसे मोदी ने भी एक्सपोज कर दिया है। वक्फ कानून बनने के बाद प्रधानमंत्री का भी बड़ा बयान आया है। 2013 में संशोधन भूमाफियाओं को खुश करने के लिए था। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए वक्फ को हथियार बनाया। वो हथियार अब नहीं चलेगा। यह प्रधानमंत्री की दो टूक आ गई है। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दूं जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। वक्फ के खिलाफ मुर्शिदाबाद में फिर से हिंसा भड़की है। सूती में आज वक्फ कानून के खिलाफ आगजनी हुई है। उपद्रवियों ने पुलिस को भी टारगेट किया, फिर पुलिस को लाठी चार्ज कर इन्हें खदेड़ना पड़ा। ये पश्चिम बंगाल से तस्वीरें आ रही हैं। रोज कश्मीर से पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीरें। अब देखिए जरा ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में कैसे एक बार फिर हिंसा भड़की है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। देखिए पुलिस को भी खदेड़ना पड़ा। वक्फ के खिलाफ मुर्शिदाबाद में फिर हिंसा भड़की है। आज इन सब पर महाभारत कर रही हूं। एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं। कौन है वो? कौन है वो? इनको लगता है अरेस्ट करेगा। अरे इनको भी नहीं छोड़ूंगा। 8 अप्रैल से वक्फ कानून पूरे देश में लागू हो गया है, लेकिन नए वक्फ कानून का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा।
मुस्लिम संगठनों ने सड़क पर धरने से लेकर गिरफ्तारी देने का प्लान तैयार कर लिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो 3 महीने का कार्यक्रम सेट कर लिया है, जिसमें 7 मई को रामलीला मैदान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। सभी प्रदेशों में धरना और गिरफ्तारियां दी जाएंगी। ह्यूमन चेन बनाकर विरोध करने की चेतावनी भी दी गई। 30 अप्रैल को ब्लैकआउट की धमकी दी गई। ये कानून देश की संसद से पास हुआ है, लेकिन क्या कई मुस्लिम संगठन देश में आग लगाने का प्लान कर रहे हैं, जिसको खुद मौलानाओं ने अब एक्सपोज कर दिया है। देखिए, असदुद्दीन अवैसी की 2-3 बयानात मैंने सुने हैं आज। ये इस तरह के बयानात हैं जिन बयानात को लेकर आप देख रहे हैं कि बंगाल में फसाद हो गया, लोगों ने गाड़ियां जला दी। ये इन्हीं बयानों का नतीजा है। वहाँ सिद्दीकुल्लाह चौधरी जो जमीयत उलमा के सदर हैं बंगाल के, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान के खिलाफ बिल आएगा तो क्या मुसलमान सड़कों पे नहीं आएगा। ये इस तरह के बयानात हैं जिससे मुसलमान जज्बाती हो रहा है और मुसलमान सड़कों पे आ रहा है। तो मुसलमानों को सोचना चाहिए कि ये हमारा हितैषी क्या है। ये देश में दंगा कराना चाहता है ये आदमी, और दंगा कराकर अपने आप को जिन्ना साबित करना चाहता है। और ऐसा होगा, देश में जब दंगा होगा तो इसका दूसरा बयान आएगा कि हमें अपना मुल्क अलग दे दो। मौलाना ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा इन तस्वीरों से समझिए। तस्वीरें बंगाल के मुर्शिदाबाद की हैं, जहां दंगे की साजिश पहले से तैयार हो चुकी है। पत्थर चलाते ये लोग, गाड़ियों को आग के हवाले करते ये लोग अब संविधान न मानने की खुली धमकी दे रहे हैं। जो नेता संविधान की प्रतियां लहराते हैं, जो नेता हर बयान में संविधान की बात करते हैं, वो इन संविधान विरोधियों पर चुप है, क्योंकि बंगाल में दीदी है। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक़्फ़ प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। टीएमसी का मतलब बन चुका है तुष्टीकरण मुझे चाहिए, और तुष्टीकरण की सारी हदें पार करके ममता बनर्जी अब सरेआम खुलेआम संविधान को चुनौती देने वाले तत्वों का बचाव कर रही है। ये ऐसी धमकी देने वाले लोगों को ममता बनर्जी ममता दिखा रही है, और जिस प्रकार से संरक्षण सेकुलरिज्म और वोट बैंक के नाम पर दे रही है, ये दिखाता है कि आज मां माटी मानुष नहीं, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण ममता बनर्जी का एकमात्र उद्देश्य बन चुका है। उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में तो हंगामे की हैट्रिक लग गई। आज तीसरे दिन जमकर बवाल हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के नेताओं के बीच अब आम आदमी पार्टी के विधायक ने भी जमकर बवाल काटा। वक्फ के कानून बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दे दिया, कैसे वोट बैंक के लिए वक्फ को हथियार बनाया गया था, लेकिन उस हथियार को अब खत्म कर दिया गया है। क्या मुस्लिम संगठन और देश के मुसलमान इस बात को मानेंगे? जो लोग देश में संविधान न मानने की बात कह रहे हैं, क्या उनके विरोध में उतरेंगे देश के विपक्ष के राजनेता? और सबसे बड़ा सवाल ये कि देश को दंगे की आग में झोंकने की तैयारी हो रही है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बताऊं कि हमारे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हैं। मनोज सिंह काका राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। संजय सरकार जी टीएमसी के नेता हैं, और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, एमआईएम के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले काका जी आपके साथ कर रही हूँ, क्योंकि जो सड़कों पर नजर आ रहा है, मनोज जी, जो सड़कों पर नजर आ रहा है, मानेंगे नहीं, देश के संविधान को मानेंगे नहीं, ऐसे वाले प्रदर्शन अब सड़कों पर हो रहे हैं वक्फ के नाम पर। इनके खिलाफ बोलना होगा। आज क्या मनोज सिंह काका बोलेंगे ऐसे प्रदर्शन के खिलाफ? बिल्कुल, मनोज सिंह काका तो बोलने के लिए और बोलने की हर तरह के आज़ादी का हम लोग सम्मान करते हैं। मनोज सिंह काका ने, समाजवादी पार्टी ने हमेशा से कहा है कि जो लोग संविधान विरोधी हैं उन्हें कम से कम भारत की राजनीति से तो तिलांजलि दे देनी चाहिए। और आपको मैं थोड़ा पीछे और आपके संदर्भ को मैं और थोड़ा बड़ा करना चाहता हूं। इस देश में संविधान का सबसे पहले बहिष्कार अगर किसी ने किया तो MS गोलवलकर ने किया।
अपने 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 किताब में किया, सावरकर ने इस देश का, और सबसे ज्यादा इस देश के संवैधानिक मान्यताओं का अपने संस्थान पर 52 साल तक झंडा न फहरा करके आरएसएस ने किया। जो आरएसएस आज यही कह रही है कि अब हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं, कम से कम वो एक अच्छी बात कह रही है। सुनील अंबेडकर ने बयान दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो लगातार अराजकता का बयान देते हैं। तो संविधान विरोधी तो वही लोग हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। उनसे पूछिए कि हमारे संविधान में तो लिखा हुआ है कि, और संविधान में यह मान्यता है कि 27% आरक्षण होना चाहिए, पिछड़े पावे 100 में सन सोपा ने बाधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में सा। तो इन सब संवैधानिक मान्यताओं को कौन कुचल रहा है? भारतीय जनता पार्टी कुचल रही है। तो उससे सवाल करिए, आपका ठीक सवाल है कि जो लोग संविधान को ना माने उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आरएसएस ने जो संविधान के मान्यताओं और मूल्यों को 52 साल तक नहीं माना, उस आरएसएस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कोई कार्रवाई करेगी? आप ये कह रहे हैं पर एक समय में हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री ने रोक लगा दिया था, बैन कर दिया था, उस पर कोई कार्रवाई होगी? ये तो सवाल आप ही से है। ठीक सवाल पूछा आपने। ठीक है, बिल्कुल ठीक सवाल पूछा। कह रहे हैं मनोज सिंह काका आपका सर्टिफिकेट पहले ही मिल गया है डिबेट की शुरुआत में। मैं एक बार मनोज जी ये जरूर पूछूंगी आपसे, क्योंकि मुझे लगता है बड़े बड़े राजनीतिक दलों का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो राहुल गांधी का बयान आ रहा है मनोज जी, मैं जरा आपको सुनवा देती हूँ, फिर मैं अजय जी के पास भी जाऊंगी। जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। वो वक्फ कानून पर राहुल गांधी ने बयान जो दिया है, वो कह रहे ये बिल धर्म की स्वतंत्रता पर आक्रमण है और सभी अल्पसंख्यकों की जमीन पर कब्जा होने वाला है। यह बयान देश में लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी दे रहे हैं। इसको जरा गौर से सुनिए। वो कह रहा है कि अल्पसंख्यकों की जमीन पर कब्जा होगा। अब राहुल गांधी का यह बयान आया है, मैं इसी पर जरा ब्रेकिंग को स्क्रीन पर रखेंगे आप। मैं अजय आलोक जी के पास जा रही हूं। अजय जी, ये मिस इन्फॉर्मेशन का जाल बन गया है। वो कह रहे हैं अल्पसंख्यकों की जमीन पर कब्जा होने वाला है, आप इसे कैसे तोड़ेंगे? मनोज सिंह काका यहां बैठकर कह रहे हैं संविधान का पालन आप नहीं करते, तो दूसरों को क्या बता रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि मनोज सिंह काका शायद भूल गए, थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि इसी संविधान की हत्या जब इमरजेंसी लगा के की गई थी, तो इनके जो दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव जी थे, उनको लाठी लाठी कांग्रेस ने पिटवाया था, जिसके गोद में आज बैठ के ये संविधान चिल्ला रहे हैं। अजीब हालत है भाई। खुलेआम मुर्शिदाबाद में बोल रहे हैं हम मुस्लिम हैं, ये हमारे धर्म का उल्लंघन है। खुलेआम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है कि हम बैठक बुलाएंगे। आज बैठक हुई है महाराष्ट्र में, हम लोगों ने लगातार इमरजेंसी कि हम बिल्कुल हर रास्ता अपनाएंगे, हम कोर्ट का भी रास्ता अपनाएंगे, हमारे पास और भी रास्ते हैं। कौन सा रास्ता है और भाई? कोर्ट का रास्ता के अलावा और कौन सा रास्ता है इस देश में? ये संविधान मानने वाली बात हो गई। हम मुस्लिम हैं तो ठीक है, आप मुस्लिम हैं। हम क्रिश्चियन हैं तो हम क्रिश्चियन हैं, तो बहुत अच्छा आप क्रिश्चियन हैं। हम सिख हैं तो सिख हैं, बहुत अच्छा आप सिख हैं। लेकिन हम हिंदू हैं तो हम सेकुलर हैं। क्या मनोज जी, हिंदुओं की ऐसी बात करना शोभा देता है क्या? मुर्शिदाबाद की हिस्ट्री और ज्योग्राफी और डेमोग्राफी समझिए। देश के 640 जिलों में 9वां सबसे पॉपुलस राज्य है, 9वां। 78 लाख की आबादी है, 5543 स्क्वायर किलोमीटर है। बांग्लादेश से लगी हुई सीमा है, भर गए हैं बांग्लादेशी। 67% थे मुसलमान 1991 के सेंसस से। आज की तारीख में पता नहीं कितने होंगे। हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा है। काका जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, आपने भी अपना शुरुआती वक्तव्य दिया, कोई बोला नहीं है। अजय जी को बोलने दीजिए, मैं आ रही हूं आपके पास। मुझे पता है आपके पास हमेशा बोलने के लिए काफी कुछ होता है। मैं 1 मिनट, अजय जी बोलिए। अजय जी बोलिए। अभी मौलाना साहब ने ठीक बोला है कि इस तरह की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर कल को एक अलग राष्ट्र बनाने की बात होगी। और एक अलग राष्ट्र की कल्पना तो जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तभी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना के की गई थी, जिसको सरदार पटेल ने नकार दिया था। संविधान की हर बात का उल्लंघन करना आप लोग का काम हो गया है। राहुल गांधी तो ऐसे महान व्यक्ति हैं कि उनको हमारा संविधान 1000 साल पुराना लगता है, और हमारा संविधान 1947 में आ गया था। लीडर ऑपोजिशन को यह भी नहीं पता है। आज कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की जमीन कब्जा कर ली जाएगी। लिस्ट निकालो क्या कांग्रेस नेताओं का, पूर्व से पश्चिम से लेकर उत्तर से दक्षिण तक, जिन्होंने वक्त की जमीन कब्जा कर करके उस पर मॉल बनाए हुए हैं, 5 स्टार होटल बनाए हुए हैं, जिससे पैसे खा रहे हैं। उस वक्त गरीब मुसलमानों की चिंता नहीं होती है। और एक बार बता दूं, ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। मैं पहले भी कह चुका हूं, कोई गलतफहमी या मुगालते में ना रहे कि दोबारा कहीं शाहीन बाग किसी प्रदेश में बना लेगा। ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होने देंगे। संविधान है, संसद से पास किया कानून है, सबको मानना होगा।
मैं एक बार साजिद रशीदी साहब के पास जा रही हूँ। रशीदी साहब, मौलाना साहब, मैं आपसे इसलिए पूछती हूँ ये सवाल क्योंकि आपने आज एक बड़ा बयान दिया। आपने कहा, और मैं चाहती हूँ मेरे दर्शक भी जरा सुने, मौलाना साहब आज ये कह रहे थे कि कैसे एक साजिश हो रही है आग लगाने वाली, और वो आग लगाने वाली ऐसी साजिश है वक्फ के नाम पर कि आने वाले समय में एक और देश की मांग हो सकती है। अब ये एक ऐसा बयान है रशीदी साहब जो बहुत से लोगों को आप पर भी हमला करने के लिए उकसा सकता है, लेकिन बहुत से सवाल खड़े करता है। आप क्यों कह रहे हैं ये कि एक ऐसी साजिश हो रही जिससे देश में आग लगेगी, ऐसी साजिश जिससे एक अलग देश की मांग होगी? देखिए सुचारिता जी, बंगाल में एक बयान आया, सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि अगर मुसलमानों के खिलाफ बिल आएगा तो क्या मुसलमान सड़कों पर नहीं उतरेंगे? और मुसलमान सड़कों पर उतरे, उन्होंने गाड़ियां जलाई, फसाद हुआ, दंगा हुआ, ये सब ने देखा। मणिपुर में इसी बिल के विरोध को लेकर एक एमपी के घर को जला दिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बयान दे रहे हैं, मुसलमानों उठो, ये उठने का वक्त है। हाँ। तुम्हारी मस्जिदों के खिलाफ साजिश हो रही है, सरकार को इस पर माफी मांगनी चाहिए। और ये बिल को फाड़ देते हैं और पार्लियामेंट में बैठकर रोते हैं। ये इस तरह के दृश्य हैं सुचारिता जी, और इस तरह के बयान हैं कि कोई भी मुसलमान जिसके दिल में ईमान होगा वो जागेगा, उठेगा और कहेगा कि एकमात्र मुसलमान नेता है असदुद्दीन ओवैसी जो आज हमें ललकार रहा है, उसकी ललकार पर हमें उठना चाहिए। और क्या कुछ हो सकता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये सब राजनीति है और इनकी चाल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जानबूझकर मुसलमानों को भड़काकर मुसलमानों का नेता अपने आप को घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वक्त दूर नहीं है, मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए। कुछ ही वक्त में असदुद्दीन ओवैसी इस बात का ऐलान करेंगे कि अब हिंदुस्तान में मुसलमानों का रहना दोभर हो गया है। मुसलमानों की मस्जिदें सेफ नहीं है, मदरसे सेफ नहीं, मुसलमान सेफ नहीं है। सही बात। इसलिए अब हमें मुल्क अलग ले लेना चाहिए। आप देख लीजिएगा, नहीं ये इस तरह के बयानात शुरू हो गए हैं और ये आने वाले वक्त में हो जाएगा। देखिए, मैं चाहती हूं काका जी, आपने ये बयान सुना मौलाना साहब का, वो क्या कह रहे हैं काका जी? वो ये कह रहे हैं कि ऐसे बयानों के बाद क्या होगा वो देश के सियासतदानों को समझना चाहिए, जो ना समझे उन्हें हम क्या कहें। मैं इसीलिए जो उन्होंने बोला है, मैं उस पर पहले संजय जी के पास जा रही हूं, हाजी जी के पास जा रही हूं। जरा मुझे बताइए संजय जी, ये पूरी तैयारी वहां हो क्या रहा है? बंगाल में हिंसा भड़की जा रही है, लोग सड़कों पर आकर कह रहे हैं हम संविधान को नहीं मानेंगे, सब कुछ चल रहा है, फ्री फॉर ऑल हो रहा है। ममता बनर्जी कह रही वक्फ कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। हो क्या रहा है बंगाल में? या हम सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं उनसे? देखिए, सबसे बड़े बात नहीं, सवाल ही नहीं है। यहाँ पर बंगाल में जो चीज़ हो रहा है, अपना सबको अधिकार है अपने, मतलब जो अपने खिलाफ जब कुछ होता है तो उसको अधिकार में माना जाता है, वो अधिकार में वो एजिटेशन कर ही सकता है। एक नंबर बात। नंबर दो बात है, जो वाकफ बिल इतना सालों से याद नहीं है, अचानक 10 साल 11 साल के बाद में मोदी जी को याद है ये वाकफ बिल लेकर आना चाहिए। ये जमीन कोई क्या मतलब जो कोई होटल बना रहा है, कोई रेस्टोरेंट, उसको आइडेंटिफाई किया कि नहीं मालूम नहीं है। लेकिन सबसे बड़े बात क्या है, कुछ भूमि माफिया के लिए ये वाकफ के जो जमीन है, जमीन भूमि माफिया को हाथ में दिया जाएंगे और उससे फायदा लिया जाएंगे। इसके चलते इसको वाकफ के जितना भी ये कानून लेके आया उसको चेंज कराने का कारण से भूमि माफिया को हाथ में ये जमीन देना है इनके। अच्छा, एक चीज बताइए, इतना दिन देश तो मेरा खतरा में नहीं था। एक तो मतलब बहुत बड़ा वीर होता है, लिखित नामा देख के भाग के आता है, लेकिन वही जेल में अंडमान सेलुलर सेल में मुल्ला लिकायत अली वहां पर थे, वहां पर शहीद हो चुके हैं, इंदु भूषण राय वही से सेलुलर सेल में थे, वहां पर भी शहीद हो चुका है। मतलब ये जो बात हो रहा है यहाँ पर, सबसे बड़े बात जब मुद्दा हो रहा है, मैं कहना चाहेंगे सिर्फ भूमि माफिया के लिए मोदी जी ये बिल पास किए हैं, सिर्फ भूमि माफिया को हाथ में जमीन देने चाहते हैं। क्यों जमीन के लिए ये वाकफ बिल कर दिया गया और ये भूमि माफिया को हाथ में थोड़ा दिन बाद में ये जमीन चला जाएंगे। सुना नहीं अभी थोड़ी देर पहले अजय जी ने क्या बोला कि बंगाल में तो एक डेमोग्राफिक चेंज हम देख ही रहे हैं। अभी मौलाना साहब ने क्या बोला?
मौलाना रशीदी ने बोला कि भाई थोड़े दिन बाद के एक और देश की मांग करने लगेंगे, यही कह के कि यहाँ पे मुसलमानों पर इतना अत्याचार हो रहा है कि अब दूसरा देश चाहिए। यही चाह रहे हैं आप, और इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से हो जाए, क्योंकि वहां पे तो लोग खड़े हो गए कहने संविधान नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं है। यहाँ का मुसलमान अपना देश को अपना वतन मानते हैं। ये बोलते हैं वतन के लिए मरेंगे और वतन के लिए ही मरना चाहते हैं। यहाँ का मुसलमान बोलते हैं। यहाँ का मुसलमान कभी नहीं बोला कि हम वतन के खिलाफ है, हम राष्ट्रद्रोही देशद्रोही, ये कभी भी नहीं होता। नहीं, तो संविधान के खिलाफ होने का मतलब क्या होता है भाई? संविधान के खिलाफ होने का मतलब क्या होता है संजय जी? जो देश के साथ है वो संविधान के खिलाफ है। भाई मुझे बता दीजिए, आप लोगों ने तो इतने प्रोटेस्ट कर रहे थे संविधान की प्रतियां ले लेकर हाथ में, ये कहकर कि संविधान को बदलना चाह रहे हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, वहां वो खुलकर कह रहे हैं हम संविधान नहीं मानेंगे, उनके बारे में दो शब्द नहीं निकल रहे आपसे। नहीं, बिल्कुल मैं कहना चाहेंगे यहाँ दुधारू गाय की लात खानी पड़ती है। आप जिस नजर से देखिए, इसको पहले खतरा नहीं था। मुगल 500 साल राज किया, हिंदू खतरा में नहीं था, अंग्रेज 200 साल हिंदू नहीं था, 10 साल 11 साल हिंदू खतरा में आ गया मोदी जी को जमाना में। मोदी जी को जमाने में हिंदू खतरा में आ गया है। सिर्फ भूमि माफिया दो बातें मैं इनके सामने रख रहा हूँ। रशीदी साहब कुछ रख रहे हैं बातें आपके सामने, सुनिए। दो बातें मैं इनके सामने रख रहा हूँ, ये गौर से सुने, ध्यान से सुने। संजय साहब दो बातें सुनिए ध्यान से। आपने बिल्कुल सही कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं चाहता दूसरा देश। यस, हिंदुस्तान का मुसलमान तो उस वक्त भी नहीं चाहता था जब जिन्ना ने दूसरा देश ले लिया। मुसलमान नहीं चाहता था। इस बात को प्रधानमंत्री जी ने भी कोड किया है कि हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं चाहता था कि दूसरा देश बने, लेकिन जिन्ना ने लिया दूसरा देश, नंबर एक। दूसरी बात, 1970 में जब ये गजट बना और ये वक्फ प्रॉपर्टी सरकारों को दी गई कि वक्फ बोर्ड बनाकर, क्या उस वक्त कांग्रेस सरकार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह मुसलमानों की एक कमेटी बनाकर ये प्रॉपर्टी उनके हाथ में नहीं दे सकती थी? ये देखिए, मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं। ये 250 बीघा जमीन है दिल्ली के अंदर, 250 बीघा जमीन। ये सरकार, कांग्रेस सरकार ने हथियाई है। कांग्रेस सरकार ने, जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी, ये वक्फ बोर्ड की जमीन कांग्रेस ने हथियाई है सरकार के नाम पर। उस वक्त आप भी कांग्रेस का हिस्सा थे, ममता बनर्जी कांग्रेस में थी उस वक्त। लीजिए, तो आपने उस वक्त में ये प्रॉपर्टी मुसलमानों को क्यों नहीं दी भाई? लीजिए। अब ये जो भूमाफिया वाली बात हो रही है, सरकार के पास थी, आज भी सरकार के पास है। भूमाफिया की बात कर रहे थे, उसके पेपर दिखा रहे हैं रशीदी साहब। वो कह रहे हैं कि देख लीजिए कैसे, अब वहां पर कश्मीर में बोला जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो दफ्तर बना हुआ है वो वक्फ की जमीन पर है। यहाँ कितने सवाल उठेंगे भाई हाजी साहब, मौलाना साहब यहाँ बैठे हुए हैं कि बड़े बड़े नेता जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि उनकी वही भूमाफिया बनकर बैठे हैं, इसीलिए उनको कष्ट हो रहा है। मुझे इस हिंसा से दिक्कत है। मौलाना साहब ने सही कहा कि यहां पर पहले माहौल बना और उसके बाद कह दो यहां सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, अलग देश चाहिए। ये बहुत बड़ा खतरा है। देखिए मैडम, जिस तरीके से अभी हमारे साथी रशीदी जी बता रहे थे, तो मैं ये जो हिंसा मुर्शिदाबाद में हो रही है उसको तो हम कंडेम करते हैं। हिंसा का रास्ता हमें नहीं अपनाना चाहिए। हमें, हमारे देश में अदालतें हैं और अदालत में हम लोग जा चुके हैं और 15 तारीख को वहां पर सुनवाई होनी है और उस पर जो भी डिसीजन होगा आगेगा वो करेंगे। और रही हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और जो हमारा जमीयत उलमा हिंद है, वो लगातार इस चीज को देख रहा है। अगर प्रोटेस्ट की जरूरत हुई तो प्रोटेस्ट भी करा जाएगा, अगर जेल भरो आंदोलन हुआ तो जेल भरो आंदोलन भी होगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो ये काला कानून जो सरकार भाजपा की लेकर आई है उसको सदन में फाड़ने का काम भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। लॉ बोर्ड क्या नुमाइंदा हो गया देश के सारे मुसलमानों का? वो तय करेगा क्या करना है, जेल भरो, घेराव, धरना, क्या होगा वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगा। ये आपने क्लियर कर दिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है नुमाइंदा सारे मुसलमानों का। बिल्कुल बिल्कुल, देश की जितने भी बड़ी बड़ी तंजीम है और जितने 20 करोड़ मुसलमान महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो सब लोग मैडम सुन तो लीजिए मैडम, यही तो गलत बात है, आप सुनती कम है और बोलती ज्यादा है। महिला बोर्ड के बारे में बोलिए ना कुछ। जिस तरीके से पूरे देश के, अरे मैडम 20 करोड़ मुसलमान, पूरे देश के 20 करोड़ मुसलमान रोडों पर भी आने की बात आएगी तो रोडों पर भी आएंगे और जेल में जाने की बात आएगी। 20 करोड़ में महिलाओं को गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं? जो महिला बोर्ड है, बिल्कुल महिला हमारी, वो कह रही है कि हम समर्थन में, उनकी आवाजों का कोई अहमियत नहीं है
क्योंकि आप बार बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कोट करते हैं, वो तय करेंगे, वो बताएंगे क्या करना है, घेराव होगा, धरना होगा। महिला पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है उसका तो कोई मायने ही नहीं है। महिलाएं बोलती रहे जो बोलना है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, वो समर्थन कर रही है, करती रहे। देखिए मैडम, कुछ लोग हमारे इस देश में जयचंद हैं जो मीर सादिक और मीर, वो महिलाओं को जयचंद कह रहे हैं, वो महिलाओं को जयचंद कह रहे हैं क्या? वो महिलाओं को जयचंद कह रहे हैं क्या? वो समर्थन कर रहे हैं तो जयचंद है? कौन है जयचंद? देखिए जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो इसका समर्थन कर रहे हैं, वो तो बीजेपी के ही लोग हैं। आप महिलाओं को जयचंद कह रहे हैं, समझ लीजिए। मैंने ये एक नया आया है कि जो महिला समर्थन करे उसको जयचंद कह दो। मेरी बात सुनिए। हाजी साहब, मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन ये एक नया लॉ है जो आप महिला समर्थन करती है, उन्हीं को तो जगह भी दे रहे हैं वक्फ में, लेकिन आप उसके भी खिलाफ नजर आते हैं। मौलाना साहब बोलिए। मौलाना साहब, आप मीर बाकी का नाम ले रहे हैं? हाँ देखिए, मौलाना साहब, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब देखिए, मीर बाकी कह रहे हैं। इनको पता नहीं ख्वाजा मीर बाकी कौन थे, इनको यही पता नहीं बेचारों को ख्वाजा मीर बाकी कौन थे। आप उनको गद्दार साबित करना चाह रहे हैं मेरा नाम लेकर। आपको पता ख्वाजा मीर बाकी कौन थे? शायद सुना नहीं साजिद भाई। आपका क्या हो गया? आपका कैसे क्या? अरे भाई, अल्लाह के बंदों को सोच समझ के बोला करो मेरे भाई। अगर जानकारी ना हो तो ऐसी बात ना बोलो कम से कम। ये तो बताइए आप मुझे बताओ, MIM के नेता असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं मुसलमानों उठो, ये उठने का वक्त है। क्या मतलब है भाई इसका? नहीं, क्या मतलब है इसका? मुसलमानों उठो, उठने का वक्त है, क्या मतलब है? आप आग लगाना चाहते हो देश में? तो आप भड़काना चाहते हो देश को? आप जलाना चाहते हो देश को? इसमें क्या क्यों उठेंगे आपकी आवाज पे भाई? सड़क से लेके वो आ रही हो, अपनी बात रखने। कौन है आप? क्यों उठेंगे आपकी आवाज पे? अरे हमारे देश के मुसलमान तो आपको नेता नहीं मानते। हमारी बात मानते हैं भाई, सब हमें मानते हैं। मुसलमान तो आपको नेता नहीं मानते। आप क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों उठो? कैसे? बिल्कुल। अरे आप हैदराबाद में हैं, हैदराबाद में रहो। तरीके से काम होगा। तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को सड़क पे लाने की बात क्यों कर रहे हो आप? ये देखिए, ये बड़ी देखिए साजिद भाई, ये मसला पूरे देश के मुसलमानों। आप कौन है भाई जलाने वाले हिंदुस्तान को? हैदराबाद का मसला नहीं है, ये देश के पूरे 20 करोड़ मुसलमानों का मसला है। और ये जो संपत्ति छीनने के लिए सरकार इस तरीके का बिल लेकर आई है, ये अरे तो उसका रास्ता कोर्ट है ना मेरे भाई। हाजी मेहरदीन, उसका रास्ता कोर्ट है, कोर्ट में चले गए, कोर्ट जो फैसला करेगा देखा जाएगा। अच्छा सुनिए, अरे नहीं, आप क्या कोर्ट में भी जाओगे, आग भी लगाओगे, सड़कों पे भी लोगों की जान गंवाओगे, सड़कों पे लोगों की संपत्तियां खराब कराओगे, गाड़ियां जलवाओगे लोगों की। सुनिए मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, इसे गौर से सुनिए। सड़कों पर लोगों को हिंसा के लिए उतार दो, तो लोगों को इस हिंसा की आग में झोंक दो, वाहन और संपत्ति फूंक दो। नुकसान किसका हो रहा है? देश का नुकसान है, आम आदमी का नुकसान है, लेकिन वो होने दो, ये होने दो ना। आनंद जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। आनंद जी, ये नुकसान होने दो। मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो एक बहुत सीरियस चैलेंज है और अलग अलग जगहों पर ये तस्वीरें ना उभरें। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया हम ब्लैकआउट मनाएंगे, ब्लैकआउट डे मनाएंगे, फैक्ट्रियों में, घरों में ब्लैकआउट होगा। वो कह रहे हैं हम घेराव करेंगे, धरने देंगे और ह्यूमन चेन बनाकर प्रोटेस्ट करेंगे और फिर गिरफ्तारियां देंगे। रखने के लिए बुलाए हैं। सुचारिता जी को कहिए आए हमारे पास। आनंद जी को ऑडियो नहीं आ रहा है। हेलो आनंद जी, आप शायद अनम्यूट कर लीजिए सर। म्यूट। हाँ आनंद जी, अब आवाज आ गई है? हाँ बोलिए सर जी। सुचारिता जी, मैं ये कह रहा हूं कि आज मौलाना साहब ने जो बातें कही है उसको बहुत गौर से पूरे मुल्क के मुसलमानों को सुनना चाहिए कि जो व्यक्ति 20 करोड़ मुसलमानों में 5 लाख मुसलमानों की नुमाइंदगी करता हो, उसकी बात पर सड़कों पे न निकले। असदुद्दीन ओवैसी साहब मात्र एक सांसद हैं, वो मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं है। और जिस प्रकार से अभी कुछ मुसलमान नेता बात कर रहे हैं सुचरिता जी, उससे एक विभाजनकारी षड्यंत्र की बू आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए मोदी ने क्या किया, क्या यूनिवर्सिटी बनाए, क्या कोर्ट बनाए, क्या मेडिकल कॉलेज बनाए। क्या मेडिकल कॉलेज में हिंदू मुसलमान देख के इलाज हो रहा है? क्या स्कूलों में नामांकन हिंदू मुसलमान देख के हो रहा है? दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर JNU तक में क्या एडमिशन हिंदू मुसलमान के आधार पर हो रहा है? नहीं हो रहा है।
और जहां तक टीएमसी की बात है, टीएमसी के सामने तो आसन्न विधानसभा चुनाव है और वो मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे सकते हैं। मुझे बताए में फ्रेंड की कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री ये कैसे कर सकता है कि संसद द्वारा पारित कानून को नहीं मानेंगे। इस पर तो मतलब हो सकता है उनकी सरकार को बर्खास्त भी कर दिया जाए, लेकिन वो तो चाहती ही है कि उनके साथ कुछ ऐसा हो। क्योंकि देखिए, इस पूरे मसले पर कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जितनी सहूलियत मुसलमानों को मिली थी, अब वो वैसा चाहते हैं। वैसा नहीं होगा, क्योंकि ये संविधान सम्मत सारी बातें हो रही। संविधान के आधार पर जो बात, संविधान को नहीं मानने की बात हो रही। जो लोग कह रहे थे कि संविधान उनके लिए मतलब क्या कहते हैं उसको अंतिम चीज है, वो आज संविधान को न मानने की बातें कर रहे हैं और लोग मुस्कुराते हुए उसका समर्थन कर रहे हैं। बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि इनका असली चाल चरित्र और चेहरा सुचरिता जी यही है कि इनको संविधान से मतलब नहीं है, इनको अपनी राजनीति से मतलब है। और तमाम जितने नेता हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, वो लोग ज्यादा चिल्ला रहे हैं और मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी तो 1200 रुपए पर अगर पूरा मॉल खड़ा है और सारे किराया उसका साल भर का 1200 रुपए, तो उनको कष्ट तो होगा ना, उनका कष्ट लाजमी है। लेकिन अपने व्यक्तिगत लाभ लोगों के लिए पूरे कौम को एक आग में झोंक देना कितना उचित है, ये देश के मुसलमानों को अब सोच लेने का समय आ गया है। मेरे लिए अनंत जी, ये जो नारेबाजी हो रही है पश्चिम बंगाल में कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, बहुत डेंजरस ट्रेंड है। और मुझे लग रहा है कि इस ट्रेंड पर ये जो बयानबाजी हो रही है, इस पर किस तरह की कार्रवाई है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। रोज रोज एक ही जगह पर हिंसा कैसे हो सकती है? एक जगह हिंसा होती है तो उसके बाद वहां फोर्स लगा दी जाती है कि कहीं फिर से ना भड़के। उसी मुर्शिदाबाद में बार बार लोग हिंसा पर उतारू है। मुझे नहीं समझ आ रहा वहां पुलिस क्या कर रही है। काका जी, हमने तो किसान आंदोलन के समय देखा, सब लोग समर्थन में उतर गए कि किसानों के समर्थन में उतरिए भाई, ये कानून खराब है, इनको वापस लेना चाहिए। वही किसान जब पंजाब में जाकर प्रदर्शन पर बैठे तो उन पर लाठियां भाज दी आम आदमी पार्टी की सरकार ने। वो वहां कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में करेंगे तो एक ये वही वाला पैटर्न है। देख लीजिए जरा, क्योंकि जहां हमें सूट करेगा हम भड़काएंगे। सुचारिता जी, आपका सवाल देखिए, सुचारिता जी आपका सवाल बहुत अच्छा है। आप सही कह रही हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम पत्रकारों को, सरकारों को और जो लोग समावेशी राजनीति के हैं, वहां जहां सूट करना चाहिए वहां नहीं भड़काना चाहिए, बल्कि जहां अन्याय और अत्याचार हो वहां भड़काना चाहिए। आप अभी पश्चिम बंगाल को लेकर के चिंतित हैं और आपको मैं एक खबर दिखा रहा हूं। ये देश की सुप्रीम कोर्ट का एक खबर है, इसको पढ़िए जरा। देश का सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, और वो उस पीठ ने कह रहा है जो उच्च न्यायालय के संविधान तो उच्च न्यायालय ही बताएगा कि कहां अच्छे से चल रहा है कहां खराब से, लेकिन उच्च न्यायालय ने जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ये कहे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उस दौर में हमको उत्तर प्रदेश के बजाय अगर हम पश्चिम बंगाल की पर बात कर रहे हैं तो मुझे भी ताजुब हो रहा। और जो सवाल है कि इस देश में किन लोगों ने मुसलमान, मनोज जी आपका बस चले तो वो यूपी पर ही डिस्कशन हो, अनुच्छेद संविधान का। मनोज जी, मैं जानती हूं कि आप यूपी में विपक्षी पार्टी के रूप में आप चाहते डिस्कशन यूपी पर हो, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने मुद्दे रखें, लेकिन जो मुद्दा है उस पर तो बात होगी ना। आप चाह रहे हैं सब डिस्कशंस में, डिबेट में यूपी आ जाए। अब ये तस्वीरें आपके लिए बोलने लायक भी नहीं है क्या? ये तस्वीरें आपके लिए बोलने लायक भी नहीं है? आप एक ग्रेव डेंजर देख रहे हैं सामने खड़ा हुआ कि नहीं देख रहे हैं? मुझे ये बता दीजिए। मैं बोली तो रहा हूं, आप सुनिए तो। आपको संविधान के अनुच्छेद 19 पढ़ने चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 19 में है कि हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19 में व्यक्ति और समाज को अपनी स्वतंत्रताओं को लेकर के बहुत अधिकार दिए हैं। तो क्या आप चाह रही हैं कि संविधान का पालन हो इस देश में? बिल्कुल चाह रही हूं संविधान का पालन हो, लेकिन यही वो लोग नहीं कह रहे हैं। यही तो वो लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम संविधान को नहीं मानेंगे। यही तो वो लोग सड़क पर उतर कर रहे हैं। और मुझे ये बताइए अजय जी, एक जगह पर नहीं, आप मुझे बताइए, आपने कहा यूपी का आपने उदाहरण दिया, यूपी में अगर इस तरह की हिंसा, सुनिए बात है, कहीं कोई ऐसा नहीं कह रहा मनोज जी, आपने कहा कि संविधान की बात संवैधानिक अधिकार है, ये लोग सड़क पर उतर कर कह रहे हैं हम संविधान नहीं मानेंगे, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं उसके खिलाफ।
और मैं ये पूछना चाह रही हूं अजय जी, अगर इस देश में कहीं हिंसा होती है, तनाव फैलता है, मैं यूपी का ही उदाहरण ले लेती हूँ ना, यूपी का बार बार जिक्र कर रहे हैं, यूपी में एक जगह हिंसा हो, उसके बाद मजा लेके वहीं उसी जगह में दूसरे दिन हिंसा हो जाए। ये कैसे हो रहा है कि मुर्शिदाबाद में आप अलाउ कर रहे हैं, एक दिन हो रही हिंसा, दूसरे दिन फिर आगजनी हो रही है, तीसरे दिन फिर वहां पर गाड़ियां फूकी जा रही। सुचेता जी, आपको मनोज काका जी से या कांग्रेस पार्टी से इतनी, या अंग्रेज साहब से इतनी उम्मीदें क्यों हैं? इतनी उम्मीदें होनी नहीं चाहिए। ये बार बार यूपी कर रहे थे। यूपी में क्या हुआ था संभल में? अरे अंग्रेज वहां कोई हिंदू मुसलमान हुआ था? ये ऐसा है कि सर्वे टीम पे पूरे मुसलमानों की भीड़ ने आक्रमण कर दिया था, जिसमें पुलिस वाले घायल हुए थे। उस वक्त याद नहीं आया? उस वक्त नहीं। अभी मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम हो रहा है। की बात करो ना, किस पे अटैक हो रहा है? पुलिस वालों पे अटैक हो रहा है ना, उन्हीं की गाड़ी जलाई जा रही है ना। ये प्रोटेस्ट का कौन सा तरीका है? ये प्रोटेस्ट का कौन सा तरीका है? ये तालिबानी तरीका है प्रोटेस्ट का। मणिपुर पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है इस तालिबानी प्रोटेस्ट को खत्म करने की। उसमें मणिपुर, उसमें राज्य सरकार सामने आके बोलेगी हम वक्फ बिल कभी लागू नहीं होने देगा। वो कौन सा प्रोटेस्ट? उनकी हिम्मत है वक्फ बिल नहीं लागू होने देने की? लखीमपुर केंद्र कानून बना चुका है, किस राज्य की हिम्मत है कि नहीं लागू होने देगा? किसानों पर गाड़ियां। एक बात बताइए संविधान के विशेषज्ञ महोदय, माननीय मनोज काका, संविधान के विशेषज्ञ महोदय, जरा मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि भारत की संघीय व्यवस्था में किस राज्य की हिम्मत है कि अपने देश में केंद्र का, अपने प्रदेश में केंद्र कानून नहीं लागू होने दे? मैं बंच ऑफ थॉट और मनुस्मृति का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं हूं संविधान। अरे बंच ऑफ थॉट या तेल लेने बंच ऑफ थॉट से संविधान बंच ऑफ थॉट मत कीजिए। संविधान की बात पूछ रहा हूं, बहुत दिक्कत है। संविधान पे भाग क्यों रहे हैं? बगले झांक रहे हैं आप, बगले झांक रहे हैं आप क्यों भाग रहे हैं? आप पढ़ो ना, मैं नहीं भाग रहा हूं। आप लागू होता कि नहीं लागू होता? 19 पढ़ के बताओ। व्यक्ति के कानून अगर अखिलेश मुख्यमंत्री होता है संविधान लागू करते कि नहीं करते? 19, 20, 21 पढ़ो आप पढ़ो ना। अखिलेश के बड़े बड़ों को भी करना पड़ता। थाट और क्या ये भारत का संविधान है, इस देश में भारत का संविधान है। केंद्र के द्वारा पारित कानून को राज्यों में लागू करना ही है। अगर एक्सेप्ट करा है तो क्या तो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है ना। प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए। किससे मना किया है? ये जो कहना कि संविधान नहीं मानेंगे, ये संविधान नहीं मानेंगे, पश्चिम बंगाल में अब देश का नहीं, देश का एक कानून है। आप कह रहे हैं हम लागू नहीं करेंगे पश्चिम बंगाल में, वहां केरल सबसे पहले लागू करने की बात कर रहा है। अब ये मुझे बताइए मनोज जी सुनिए ना, यही बात हमारा संविधान और हमारा संघ। मैं बार बार इसीलिए ये सवाल पूछती हूँ मनोज जी, क्योंकि कितनी प्रतियां लहरा ली हैं, संविधान की प्रतियां लहराई गई संसद परिसर में। वो तस्वीरें सबने देखी थी, ये आरोप लगाकर कि संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है। मुझे ये लगता है कि मैं ये नहीं कह रही कि एक कानून लाएं और उसके समर्थन में सब खड़े हो जाएं, उसके विरोध में आवाजें हैं, लेकिन उन आवाजों को एक सही माध्यम तक पहुंचाना चाहिए, इस हिंसा से नहीं। क्योंकि जो एक मैं अजय जी एक देखिए, एक बड़ा एक डेंजरस पैटर्न है। एक बार मौलाना रशीदी को भी स्क्रीन पर रखिए। मौलाना रशीदी, हमसे जवाब लीजिए ना। आप ही जवाब दे रहे थे सर, आप ही जवाब दे रहे थे। मैं एक मिनट मौलाना रशीदी से भी पूछ रही हूं। हमारा तो हमसे सवाल तो करिए, जवाब तो लीजिए। आप अभी जवाब नहीं दे रहे थे क्या? अब दीदी चलिए जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, ठीक बात, जवाब दे दीजिए। आप आधे अधूरे करके विषय। अरे नहीं सर, आधे अधूरे नहीं है, मत बुलाया। आप बोलिए। अब इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है काका जी? मैंने कहा यहाँ पर भी मनमानी चलेगी आपकी, सड़क पर भी मनमानी चलेगी, सब जगह आपकी मनमानी चलेगी। नहीं मैं कोई आप मेरा सवाल का जवाब तो लीजिए, बोलिए। मैंने कहा कि संविधान के जो लोग मनुस्मृति बंच ऑफ थॉट पढ़ते हैं, संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 21 तक पढ़ लें कि व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से अपने संगठन बनाने का, अपनी बात कहने का अधिकार है। उसके कई तरह के स्वतंत्रताओं को, व्यक्ति के और समाज के कई तरह की स्वतंत्रताओं को संविधान का अनुच्छेद 19 से लेकर के 21 तक संरक्षण देता है। अगर किसी को कोई कानून ऐसा आया है जो उनके हितों की रक्षा नहीं करता है, अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो रहा है तो क्या गैर वाजिब बात है? अगर देश की न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने उनके डिसेंट नोट को स्वीकार करा है, तो क्या अजय आलोक ये कह रहे हैं कि देश का सर्वोच्च न्यायालय संविधान से नहीं चलता है? इनका तो यही कहना है ना सर। पहली बात तो ये शांतिपूर्ण नहीं, शांतिपूर्ण है प्रदर्शन। दूसरी बात, मणिपुर की बात की आपने, वहां बीजेपी के नेता का घर जला दिया। आपने बंगाल की बात की, वहां कह रही है वो लागू नहीं करूंगी मैं, तो लोग सड़कों पर उतरकर उन्हें फ्री फॉर ऑल दिया जा रहा है। सर ये तो फ्री फॉर ऑल है मेरी नजर में।
ये सरकारों का फ्री फॉर ऑल है, क्योंकि आप एक ही जगह पर बार बार नहीं जुट सकते। नेता के घर की बहुत चिंता और मैं बोला नहीं सर, मुझे हर व्यक्ति के घर की चिंता है, घर की चिंता है। 1000 लोग बेघर हैं, उनके घर की चिंता नहीं सर, हर किसी के घर की चिंता है, आम आदमी के घर की भी चिंता है, जिसे आप फूंक डालेंगे। अगर इस तरह के प्रदर्शनों का समर्थन करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को होगा। मनोज सिंह काका, समुदाय के ये लोग जो उतर रहे हैं ना सड़क पर, इनका नुकसान होगा। आपका क्या होगा? आप तो अपनी कानून की किताबों के आगे बैठकर इसी तरह से लाइव देंगे। नुकसान किसका होगा? इन लोगों का जो सड़क पर उतर रहे हैं। इसलिए ये मत बताइए ना, नुकसान तो आम आदमी का होता है, आपका क्या होता है? आप एक्सपोज हो रही हैं, आपका नहीं होता है। बीजेपी की चिंता। अरे नहीं सर, ये घिसी पिटी लाइनें नहीं चलती। सुचरिता जी, एक बात कहना आई एम चाहूंगा। सॉरी, मैं इस तरह की ये जो आप बार-बार आपको लगता है कुछ नहीं चलता तो ये वाली लाइन फेंक दो, ये लाइन नहीं चलती सर। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ अपनी बात रखिए, बात के जरिए, तर्कों के जरिए। डोंट अटैक द एंकर, ये बहुत पुरानी लाइन हो चुकी, मैं इस पर बात भी नहीं करना चाहती, बहुत घिसी पिटी है। मैं मौलाना साहब क्यों दंगे हो? मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, बस एक लाइन। हाँ बोलिए अजय जी, बोलिए। मैं एक लाइन मौलाना साहब के साथ में एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, बस एक लाइन। देखिए, बारूद के मुहाने पे बैठा हुआ है पश्चिम बंगाल, बारूद के मुहाने पर जिस जिला की हम बात कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, ये सब ऐसे जिले हैं जहां 5 मिनट नहीं लगता है किसी बात को हिंदू मुसलमान होने में, और ये राज्य सरकार फ्री फॉर ऑल दे रही है। ये अटैक अगर हिंदुओं पे कन्वर्ट हुआ तो इसका रिएक्शन बहुत खराब होगा, जो राज्य सरकार नहीं समझ रही है। ममता दीदी कान में तेल डाल के सोई हुई है। और मैं मौलाना रशीदी की बातों से पूर्णतः सहमत हूं कि आने वाले दिनों में इसी तरह की आवाज सीरिया बुलंद करेंगे कि हमें अपना अलग देश चाहिए। देखिए मनोज जी, मैं समय रहते ममता बानो सरकार वही बात है जो मौलाना साहब कह रहे हैं, वही बात है। 5 मिनट नहीं लगेगा इस चीज को हिंदू मुसलमान बनने में। मैं मनोज जी देखिए एक चीज बस बता दूं आपको, आप जो ये आरोप लगाते हैं, आपके सांसद के घर पर हमला हुआ था, सबसे पहले हमने दिखाया था, और उस हिंसा को और हिंसा करने वालों को भी कटघरे में खड़ा किया था कि ये कौन है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये मैं बता दूं आपको कि ये हिंसा जहां जहां होगी उस पर सवाल उठाएंगे। ये मुझे मत बताइए आपके सवाल नहीं उठाते हैं या फिर कुछ इस तरह के एक तरफ के सवाल नहीं उठाते। मैं मौलाना साहब एक बार, मौलाना साहब एक मिनट, मैं मौलाना साहब आपसे पूछ रही हूँ, जरा ये बताइए, ये जो पूरी प्लानिंग हो रही है कि घर जाएंगे, जगह जगह ब्लैकआउट डे मनाएंगे, ये कहा जा रहा है घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, इसका ये जो पूरी प्लानिंग हो रही है, ये आगे चलकर एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर में बदल सकती है, क्योंकि आम लोग इसी तरह सड़कों पर उतरेंगे। उनका क्या नुकसान हो रहा है? यहाँ मनोज जी बोल रहे हैं कि ये लोग उतरेंगे क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं। सुचारिता जी, देखिए मनोज काका का आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनका बॉडी लैंग्वेज मुसलमानों के लिए इतना तीखा है, ऐसा लगता है कि मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। लेकिन 60-65 साल इन्होंने हुकूमत की है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, और ये वक्फ की ज़मीन आज तक सरकारों के पास है। मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ। दूसरी ये है कि इन्होंने मुसलमानों को इतनी छूट दी है कि मुसलमान जो है जहाँ था वो एजुकेशन से दूर हो गया, वो नौकरियों से दूर हो गया, वो पार्लियामेंट से गायब हो गया, वो विधानसभाओं से गायब हो गया, और वो ऐसे रास्ते पे चला गया जिस रास्ते पे मुसलमान को नहीं जाना चाहिए था। जितनी भी कार्रवाई आतंकवाद के नाम पर और जितनी भी कार्रवाई दहशतगर्दी के नाम पर हुई, सारी मुसलमानों पर हुई। मुसलमानों को आपने दहशतगर्द बना दिया, मुसलमानों को आपने आतंकवादी बना दिया, मुसलमानों को आपने इतनी छूट दे दी कि उसने कॉलेज का, स्कूल का मुंह नहीं देखा ना। आप चाहते थे कि ये पढ़े। आज जो लोग मुर्शिदाबाद का समर्थन कर रहे हैं वो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। किस तरह की गैर वाजिब बात वो चाहते हैं कि मुसलमान सड़कों पर रहे, मुसलमान आगजनी करे, मुसलमान लोगों के घर फूके, मुसलमान लोगों की गाड़ियां फूके, मुसलमान स्कूल में न जाए, मुसलमान बिल्कुल ना पढ़े। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को तालीम से दूर रखना चाहते हैं। ये वही लोग हैं, इनकी गलती नहीं है। हमारे साथ 60-65 साल यही किया गया, 60-65 साल हमारे साथ यही किया गया। आज मुसलमानों को समझना होगा कि जो चेहरे हैं, ये जो मुसलमानों के हितैषी बनकर हमें सड़कों पर निकालना चाहते हैं, ये हमारे हिमायती नहीं है। नकार रहे मौलाना साहब, हमारे बच्चों को आतंकवादी बनाना। देखिए आपको जवाब वो दे रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। आग लगाने वो कह रहे हैं इसका समर्थन मत करिए, आप मुसलमानों का खराब सोच रहे हैं, इसीलिए इस तरह का समर्थन करेंगे। बताइए जरा जल्दी से जवाब दीजिए, मैं आनंद जी के पास जाऊंगी जल्दी से। देखिए
देखिए सुचारिता, अगर इनमें जरा सा भी गैरत होती, ये कह रहे थे सांसद विधायक, इनको तथ्य देखना चाहिए। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें देश के सबसे ज्यादा माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के लोग सांसद हैं और विधायक हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होगी, इनकी टीवी पर बैठ नहीं पाएंगे जिस दिन ये बीजेपी से आपको अगर गैरत होती तो मुसलमान ने सबसे ज्यादा वोट दिया है, यादव ने भी आपको वोट नहीं दिया, और आपको यादव ने भी वोट नहीं दिया। गैरत आपको आनी चाहिए। जिम्मेदारी किसकी है? आपको यादव ने वोट नहीं दिया। मुसलमान की नहीं, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी राजनीति करती है समाजवादी पार्टी। नागरिकों के समृद्धिकरण की सब राजनीति करती है। हमारे नेता आज सद्भाव दिवस मना रहे हैं। पूरे देश में सब नागरिकों की समृद्धि कैसे हो, उन्नति कैसे हो, जो तबका सबसे हाशिए पर है वो तबका समाज में सबसे आगे कैसे बढ़े। मुझे ये लगता है जो ये एक बार मैं आनंद जी के पास जा रही हूँ। आनंद जी, हाँ बोलिए मौलाना साहब बोलिए। इनको देखो, इनको गैरत ये होनी चाहिए, इनको कहना चाहिए कि नहीं मुसलमान हिंसा नहीं करे, हम हिंसा की निंदा करते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि ये चाहते हैं कि मुसलमान हिंसा करे। सर देखिए, मैं तो ये आनंद जी, मैंने रामजीलाल सुमन की बात इसीलिए की क्योंकि जब करणी सेना वहां हिंसा पे उतरी थी उस वक्त भी हमने कहा था कि हिंसा से कुछ नहीं होगा और ये गलत कर रहे हैं, ये गलत है। इट इज नॉट अबाउट यादव ने वोट नहीं दिया, मुसलमान ने दिया है। यहाँ पर हिंसा इस देश के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितनी खतरनाक है, और ये तो ऐसा मुद्दा है जिसमें देश भर में इस तरह से विरोध को चिंगारी दी जा रही है। आनंद जी, मुझे लगता है सुचरिता जी, यहाँ जो एक बात होनी चाहिए हिंसा को समाप्त करने के लिए, उस दिशा में न जाके जो वक्फ के विरोधी दल के लोग हैं वो हिंसा को भड़काने का ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और संविधान की आड़ ले रहे हैं। कौन से संविधान के अनुच्छेद 19 में कहा गया है जिस प्रकार के विजुअल आपके स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं कि गाड़ियां फूकी जा रही हैं, बाइक्स पलटे जा रहे हैं, लोग हाथों में लाठी डंडे लेके चले जा रहे हैं, ये कह रहा है क्या संविधान हमें इस प्रकार के प्रदर्शन की इजाजत देता है? क्या इस प्रकार की अनुमति देता है? सिर्फ अपने पीछे कानून की किताबें रख लेने से कानून की सही व्याख्या हो जाए ये आवश्यक नहीं है। तो मुझे लगता है कि जितने प्रकार के लोग हैं, और आज जिस प्रकार से रशीदी साहब बोल रहे हैं, अगर मुसलमानों की ये सोच आ गई इस देश में, उस दिन इन सब की दुकान बंद हो जाएगी। जो एक सांसद के पार्टी हैं जो मुसलमानों को सड़कों पर आने का आह्वान, बिल्कुल उनकी सबकी दुकान। मुझे लगता है कि आज खरी बोली है मौलाना रशीदी ने, और ये संदेश जाने की जरूरत है क्योंकि जब हिंसा होती है तो उसका नुकसान आम आदमी उठाता है, ना टीवी चैनल पर बैठे हुए एंकर, ना मेहमान हमारे, और ना ही जो विश्लेषण कर रहे हैं। इसीलिए आम आदमी को इस तरह की हिंसा से बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।